सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 19 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक के साथ जहां पर पॉक्सो न्यूज़ में आ गया है। समझते हैं इस न्यूज़ को। पॉक्सो होता क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसे 2012 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। दरअसल इसका काम है चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना सेक्सुअल असॉल्ट से, सेक्सुअल हैरेसमेंट से और साथ ही साथ पोर्नोग्राफी से। आइए समझते हैं इसमें चाइल्ड की परिभाषा क्या दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लिंग का हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांस हो, अगर वो 18 साल के नीचे है, तो वो चाइल्ड कहलाएगा और अगर इन पर किसी भी तरह का असॉल्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो क्राइम के अंतर्गत आ जाएगा। उनके ऊपर जो परपेट्रेटर होंगे, जिन्होंने क्राइम किया होगा, वो पॉक्सो के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात करते हैं 2019 में इसको अमेंड किया गया, जिसमें कि जो पनिशमेंट है, उसको और ज़्यादा सख्त बना दिया गया। दरअसल अब आर्गुमेंट क्यों हुआ है? तो दरअसल यहाँ पर ये कहना है कि ये जो लॉ है, क्या ये जेंडर न्यूट्रल है परपेट्रेटर या फिर विक्टिम के लिए? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? आइए समझ लेते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि मामला एक ऐसी महिला से जुड़ा हुआ है, जिस पर एक नाबालिग लड़के के साथ पेनिट्रेट सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप है। यानी कि यहाँ पर आरोपी महिला है और जो विक्टिम है, यानी जिस पर क्राइम किया गया है, वो एक बच्चा है। तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर जो धाराएँ लगेंगी, वो पॉक्सो की धाराएँ लगने वाली हैं। तो यहीं पर अब चूँकि महिला के द्वारा अपराध किया गया है, तो आर्गुमेंट आ गया है कि जेंडर न्यूट्रल है या नहीं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए चला गया है। अब आइए समझते हैं, क्या ये सच में जो ये लॉ है जेंडर न्यूट्रल है या नहीं? यानी इससे पहले भी कुछ ऐसी धारणाएँ आ चुकी हैं, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल लॉ ही है। दरअसल एक सेक्शन 13(1) है जनरल क्लॉज़ एक्ट 1897 का। उसमें ये साफ-साफ पहले ही डिफ़ाइन कर दिया गया है कि जहाँ पर भी पुरुष लिंग वाले शब्दों का उपयोग किया गया है, यानी ही का उपयोग किया गया है, वहाँ पर महिला लिंग को भी शामिल माना जाएगा। वहीं लेजिस्लेटिव ने भी इसको पहले से ही क्लियर करके रखा हुआ है। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो पॉक्सो एक्ट है, वो बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल है। इसका सेक्शन 375 आईपीसी की धारा से ये बिल्कुल अलग है। अब ये जो दरअसल सेक्शन 375 है आईपीसी का, अब ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 363 में रख दिया गया है। दरअसल इस लॉ में जो है, इसको भी समझ लिया जाए, तब आते हैं उसके ऊपर भी। जो सेक्शन 375 था आईपीसी का, इसमें रेप का परिभाषा दिया गया है। अब यहाँ पर दरअसल ये जो रेप का परिभाषा दिया गया है, वो कहता है कि पुरुष के द्वारा, यानी यहाँ पर पुरुष महिला के साथ कब, कौन-सा सिचुएशन में रेप माना जाएगा, आइए ये इसको भी आपको बता देते हैं। तो जब महिला के द्वारा मना किया गया हो और पुरुष उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, तो भी ये रेप के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर महिला को डरा-धमका कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया हो, तो भी ये रेप के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर महिला को बेहोश किया गया हो और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया हो, तो भी ये रेप के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर महिला 18 साल के उम्र के नीचे है और उसका कंसेंट भी लिया गया हो पुरुष के द्वारा और फिर भी शारीरिक संबंध बनाया गया हो पुरुष के साथ, पुरुष अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, तो भी ये रेप के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं अगर बात करें मैरिज का, अगर कोई पुरुष है जिसने किसी लड़की के साथ मैरिज का वादा किया और उसके साथ फिर शारीरिक संबंध बना लिया है मैरिज से पहले और उसने फिर धोखा दे दिया बाद में, तो भी ये रेप के अंतर्गत काउंट हो सकता है। अब आइए जानते हैं कुछ केसेस के बारे में। तो ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव का इंटेंट था, उनका कहना था कि ये पुरुष के, जैसे आपने रेप के डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि पुरुष महिला से कब शारीरिक संबंध बनाएगा तो ये रेप आएगा। तो वहाँ पर उनका कहना है कि ये जो लॉ है और जो जेंडर न्यूट्रल लॉ है पॉक्सो, इन दोनों में कोई, दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो उनका कहना है कि जो पॉक्सो है, उस पर ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती, वो बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल है। यानी कि अगर क्राइम मेल किया हो, फीमेल किया हो, ट्रांस किया हो, अगर 18 साल के नीचे भी वाला अगर मेल हो, फीमेल हो या ट्रांस हो, अगर उस पर किया गया है, तो निश्चित रूप से जो परपेट्रेटर है, उसको पॉक्सो की धारा के तहत सज़ा निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। अब आइए कुछ और केसेज़ हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व था। साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2004 में एक केस आया था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर, यानी एम्फसाइज़ करके कहा था अपराधी के बारे में कि महिला अपराधी को नज़रअंदाज करने से पीड़ितों के जो अनुभव हैं, वो धुंधले हो सकते हैं और न्याय नहीं मिल सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ क्लियर कर रखा है कि जैसे आप यहाँ पर जो मामला देख रहे हैं, महिला के द्वारा असॉल्ट किया गया है एक बच्चे के ऊपर, तो यहाँ पर महिला भी जो है बिल्कुल सज़ा की हकदार हैं, उनको भी पॉक्सो एक्ट के तहत ही सज़ा दिया जाएगा।
तो अब आपको ये न्यूज़ भी समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अब आइए जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन-कौन सा होता है। तो ये 124 से लेकर 147 तक आर्टिकल होता है जो पार्ट 5 में है हमारे संविधान के और चैप्टर 4 में लिखा गया है। अब आर्टिकल 137 आपको याद कर लेना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर दिया गया है कि वो अपने जजमेंट और ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। यानी ये रिव्यू पिटीशन से संबंधित आर्टिकल 137 आपको याद कर लेना है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे और अगला करंट अफेयर है आपको कि हाउ इज़ द ग्लोबल प्रिसिजन मेडिसिन मार्केट शेकिंग अप। अब आइए जानते हैं कि ग्लोबल प्रिसिजन मेडिसिन मार्केट में कुछ टर्मिनोलॉजी आएँगी जो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिसिजन बायोथेरेपेटिक्स होता क्या है? तो देखिए ये एक ऐसी चिकित्सा है जो रोगी की व्यक्तिगत यानी कि जो कोई भी व्यक्ति है किसी रोग से ग्रसित है तो उसका जो जेनेटिक और जो मॉलिक्यूलर प्रोफाइल है उसके आधार पर उसका इलाज किया जाएगा। ये कहलाता है प्रिसिजन बायोथेरेपेटिक्स। यानी कि अब इसमें थेरेपी जो मिल रहा है वो कैसा है बिल्कुल पर्सनलाइज़ है और यहाँ पर जो करेक्शन किया जाएगा वो बिल्कुल जड़ तक जाकर करेक्शन किया जा सकता है। वहीं बीमारी का पहचान भी जल्दी लगाया जा सकता है और जब दवाइयाँ दिया जाएगा तो रूट काउज़ पर दवाइयाँ लिखी जाएँगी तो उससे साइड इफ़ेक्ट जो होगा जो शरीर के बाकी अंगों पर होता है दवाइयाँ खाने से वो भी कम किया जा सकेगा। अब बात करें कि यहाँ पर जो प्रिसिजन बायोथेरेपेटिक्स होता है यहाँ पर कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है तो वो है जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक एनालिसिस किया जाता है। अब ये है क्या तो डीएनए के स्तर पर बीमारी को जड़ से पता लगाना, ये जीनोमिक और प्रोटियोमिक एनालिसिस कहलाता है। वहीं बात करें तो आज हमारे पास क्रिस्पर-केस9 जैसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो कि जीन एडिट करता है। यानी हम डायरेक्टली जो खराब जीन है उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। अब इसका इलाज सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों में किया जा रहा है। वहीं और भी अगर थेरेपेटिक्स की बात करें तो एमआरए थेरेपेटिक्स होता है, उसी तरह से एआई ड्रिवन ड्रग्स डिस्कवरी टेक्नोलॉजी होता है। अब आते हैं न्यूज़ के ऊपर कि न्यूज़ क्या है, तो जो प्रिसिजन मेडिसिन इंडस्ट्री है, वो पिछले दशक से एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ कर रही है, यानी दुगना रात चौगुना तरक्की हो रहा है इसमें। उसी तरह बात करें कि प्रेसिडेंट रिसर्च के रिपोर्ट के हिसाब से, जो ये प्रिसिजन मेडिसिन इंडस्ट्री था, वो $12 बिलियन हुआ करा करता था 2023 में, जो 2027 तक $22 बिलियन पार कर जाएगा। वहीं अगर बात करें कि प्रिसिजन मेडिसिन में कौन-सा देश सबसे आगे है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप और चाइना। भारत की बात करें तो भारत और ब्राज़ील अभी इसमें उभर रहे हैं। वहीं अगर इंडिया के पोज़ीशंस को देखें तो 65% जो हमारे यहाँ डेथ होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ से होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ यानी कि कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़, डायबिटीज़ जैसी चीज़ों के कारण 65% हमारे देश में मौतें हो जाती हैं। हमारे पास अच्छी से अच्छी संस्था है जो इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको ठीक किया जा सकता है, यानी डेथ रेट को कम किया जा सकता है। आईआईएससी है हमारे पास, सीएसआईआर है, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट भारत में उपलब्ध है। वहीं भारत सरकार भी इसके लिए बहुत काम कर रही है। जीनोम इंडिया जो इंडिजेन प्रोजेक्ट है, जीनोम इंडिया जो प्रोजेक्ट है, इस पर भी काम चल रहा है। अब जीनोम इंडिया है क्या? तो जीनोम डेटाबेस भारत के द्वारा भारत के नागरिकों का लिया जा रहा है अलग-अलग स्तर पर, ताकि जो इलाज है उसको प्रिसाइज़ किया जा सके। अगर सही यूज़ किया जाए इनको, तो हम बिल्कुल अमेरिका को भी टच कर सकते हैं और उनसे आगे भी निकल सकते हैं, जैसा चाइना कर रहा है और भी क्षेत्रों में। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर हम समझेंगे कि इंडिया ने साइन किया है 1 साल का डील किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। आइए समझते हैं इस न्यूज़ को। एलपीजी होता क्या है? तो ये दरअसल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो कि मिक्सचर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। अब अगर बात करें तो इसका यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी किया जाता है, व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है और घर में तो खाना बनाने के लिए उपयोग किया ही जाता है। साथ ही साथ बात करें कि इंडिया में कितने सारे यूज़र्स एलपीजी को यूज़ करते हैं, तो 32.89 करोड़ लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जो कि 2014 के रेट से देखें तो ये दुगना हो चुका है। अब इसका कारण क्या है? तो भारत सरकार का कार्यक्रम जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था, जिस वजह से ये जो आंकड़ा है 2014 के रिस्पेक्ट में डबल हो चुका है। अब आइए जानते हैं कि भारत डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना कर पाता है एलपीजी का, तो ये 35% कर पाता है, यानी कि 65% की जो पूर्ति है, उसके लिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है और हम इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं? तो गल्फ़ कंट्रीज़ से करते हैं, और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट से करते हैं। अब अगर बात करें कि इंडिया में कौन-सी कंपनी है जो इसकी सर्विसेज़ के लिए डील करती है, तो टोटल आपको मालूम होना चाहिए महारत्ना में 14 कंपनियाँ इन्वॉल्व होती हैं और महारत्ना कंपनी की परिभाषा क्या है? तो अगर उसका एनुअल टर्नओवर अगर 25,000 करोड़ से ऊपर है पिछले 3 सालों में
और नेट वर्थ 15,000 करोड़ का है और साथ ही साथ जो उसका मुनाफ़ा हुआ है नेट प्रॉफ़िट अगर वो 5,000 करोड़ से ऊपर है पिछले 3 साल में तो इसे हम महारत्न कंपनी कहते हैं। इसी कंपनी में आईओसीएल है यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, यही डील करती हैं भारत में एलपीजी से संबंधित। अब न्यूज़ में क्या है, तो न्यूज़ में आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि 2.2 जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2.2 मिलियन टन्स एलपीजी अब हम यूनाइटेड स्टेट से इम्पोर्ट करने वाले हैं अगले साल तक यानी 1 साल के लिए ये डील किया गया है। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफ़ेयर पे। अगला करंट अफ़ेयर आइए देखते हैं क्या है? तो अगला करंट अफ़ेयर आपका संबंधित है कि अमित शाह ने चेयर किया है 32वां नॉर्दर्न ज़ोनल काउंसिल मीटिंग कहाँ पर? तो ये फरीदाबाद में। आइए समझते हैं कि सबसे पहले ज़ोनल काउंसिल होता क्या है? तो ज़ोनल काउंसिल एक एडवाइज़री काउंसिल है और इसमें स्टेट्स और यूटीज़ दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर बात करें कि यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, तो यहाँ पर टोटल 5 ज़ोनल काउंसिल्स हैं टोटल, जिसका काम है कि कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना है और इसको सेटअप किया गया था पार्ट 3 के तहत और ये किस एक्ट का भाग है? तो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 का भाग है, जिसको कि चेयरमैन कौन करते हैं? तो सेंट्रल मंत्री यानी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये चेयर किया जाता है। वहीं अगर वाइस चेयरमैन की बात करें, तो जो सीएम होते हैं, उनको रोटेशन बेसिस पर वाइस चेयरमैन बनाया जाता है। अब जो 5 ज़ोनल काउंसिल है, उसमें से एक ज़ोनल काउंसिल कौन-सा है? तो नॉर्दर्न ज़ोनल काउंसिल है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान आता है। अगर बात करें आपको कि बाकी के जो ज़ोनल काउंसिल हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो देख लीजिए नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न, यही हमारे पास ज़ोनल काउंसिल उपलब्ध हैं। अब आइए जानते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर के बारे में। तो अगला करंट अफ़ेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर कि 16वां फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। अभी ये रिपोर्ट टेबल नहीं किया गया है पार्लियामेंट में, तो ये पब्लिक नहीं किया जा सकता है, पर इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट मुर्मू को सौंप दिया गया है। आइए समझते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन जिसे हम वित्त आयोग कहते हैं और इसका आर्टिकल जो संबंधित है, वो है आर्टिकल नंबर 280। ये क्या है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पैसों का बँटवारा होता है, उसके नियम तय करने के लिए इसको बनाया जाता है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है और यही जो टैक्स का कलेक्शन होता है, अब इन पैसों को राज्यों में कैसे बाँटा जाएगा? क्योंकि राज्य ज़्यादा स्पेंड करती हैं, क्योंकि भारत राज्यों से मिलकर बना है, तो राज्य के अंदर ही तो लोग रहते हैं, तो खर्चा भी ज़्यादा कहाँ पर आएगा? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि इन टैक्स का बँटवारा को तय करना है। यानी भारत के सरकार के पास जो इनकम टैक्स, जीएसटी इन सब के पैसे आते हैं, अब कितना प्रतिशत यहाँ से राज्य को दिया जाएगा, ये फाइनेंस कमीशन तय करता है। बात करें 14वें फाइंस फाइनेंस कमीशन को, तो इसने 42% राज्यों को दिया गया था। वहीं स्टेट को ग्रांट भी देने का काम कौन करता है? तो फाइनेंस कमीशन ही देता है। यानी कैसे पैसा बँटेगा? तो देखिए, हर राज्य की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। जैसे केरल है, तो केरल ज़्यादा डेवलप है, लेकिन वहाँ पर डिज़ास्टर ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर डिज़ास्टर के लिए पैसे जो हैं, थोड़ा-सा अधिक दे दिया जाएगा। लेकिन बिहार एक गरीब राज्य है, जहाँ पर गरीबी तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर भी डिज़ास्टर आता है। नेपाल में जब पानी आता है, वो डैम से छोड़ते हैं, तो कोसी में बाढ़ आ जाता है। गंगा नदी उफान पर आ जाती है, तो बहुत सारे डिज़ास्टर्स लॉस हो जाते हैं वहाँ पर। तो बिहार को ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में? केरल के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और राज्यों के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी पैसे की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, तो दूसरे राज्यों के रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी फाइनेंस कमीशन इनको ज़्यादा पैसा देने का काम करेगा। अच्छा, फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। अब आइए समझते हैं कि इन पैसों का बँटवारा 2 तरीके से किया जाता है, जिसे हम डिवोल्यूशन कहते हैं। डिवोल्यूशन के 2 प्रकार, एक को कहा जाता है हॉरिज़ॉन्टल डिवोल्यूशन, दूसरे को कहा जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। आइए समझते हैं सबसे पहले कि वर्टिकल शेयर क्या होता है। मैंने आपको समझाया कि जीएसटी और बाकी जो टैक्स के कलेक्शन के साथ जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो अगर ₹100 आता है और ₹100 में से अगर ₹40 राज्यों में बँटेगा, यानी कि 28 राज्य हैं भारत के पास, तो अगर 28 में ₹40 बँटेगा, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल शेयर, यानी कि सेंटर ₹40 दे दिया सभी स्टेट्स के लिए। अब यहाँ पर ₹40 में से हर स्टेट को अलग-अलग पैसे बँटेंगे। कैसे पैसे बँटेंगे? मैंने आपको बताया कि बिहार के पास एक अलग सिचुएशन है, केरल के पास अलग सिचुएशन है। तो यानी कि केरला के पास ₹1 दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसको ₹10 दिया जा रहा है। बिहार में डिज़ास्टर्स सिचुएशन है, साथ ही साथ पॉपुलेशन, गरीबी, सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी ₹7 उनको दिया जा रहा है। तो ठीक है, तो यानी कि अब उस ₹40 में से
सभी स्टेट्स को बँटवारा किया जा रहा है। तो जब ध्यान से सुनिएगा कि जब 40 जो 100 था शुरुआत का रुपया वो किसमें बँटा 60 और 40 में बँटा 60 सेंट्रल रखा 40 स्टेट्स को दिया। तो यहाँ पर ये जो शेयर हुआ, ये जो डिवोल्यूशन हुआ इसे हम वर्टिकल शेयर कहते हैं और अब जो बचा हुआ 40 है यानी 40 राज्य अब यानी 40 जो रुपए हैं वो 28 राज्यों में अलग-अलग आधार पे बँटेगा। यानी ज़रूरत के हिसाब से सभी राज्यों को अलग-अलग पैसे दिए जाएँगे जैसे यूपी को 10 उसी तरह से बिहार को ₹7 केरल को ₹1 तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि उस 40 में से अब पैसा बँट रहा है, तो ये आपका हॉरिज़ॉन्टल डिवोल्यूशन कहलाता है। तो मैंने आपको समझा दिया। अब 16वाँ जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, इसको डॉक्टर अरविंद पनगरिया साहब यहाँ के चेयरमैन हैं फाइनेंस कमीशन के 16वें फाइनेंस कमीशन के, जिन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। और जैसे ही प्रेसिडेंट से जो है टेबल पर जाएगा किसके पास यूनियन मिनिस्टर यानी फाइनेंस मिनिस्टर और जो प्रधानमंत्री हैं इन लोगों के पास जाएगा और ये लोग कहाँ टेबल करेंगे तो पार्लियामेंट में इसे रखा जाएगा तब इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाएगा तब पता चलेगा कि किस राज्य को कितना पैसा मिला हुआ है। अच्छा एक और बात बता दें कि जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है भले ये लीगल बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती है यानी सरकार चाहे तो इस रिपोर्ट में कुछ एडिट करवा सकते हैं यानी कि अगर लगता है सरकार को कि कहीं कुछ गलती हुआ है तो उसको सुधारा जा सकता है, लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। तो आई होप आपको ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे। ये देख लीजिए यही साहब हैं जिनका नाम आपको मैंने अभी बता दिया, इन्हीं का नाम है जिन जो चेयर कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया साहब हैं ये। अब आइए जानते हैं अगले न्यूज़ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 120 बहादुर becomes the first film to release across India 800 डिफेंस थिएटर्स में। आइए समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों आ गया है। दरअसल एक फ़िल्म आ रहा है 120 बहादुर। अब ये है क्या? अब इसके डायरेक्टर्स का भी नाम याद कर लीजिएगा तो डायरेक्टर रजनीश घाई हैं और इसमें जो एक्टिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी हैं, उनका नाम जो फरहान अख्तर हैं, उनकी ये फ़िल्म है। अब ये इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ है तो 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। अब वो बैटल कहाँ हुआ था? तो ये बैटल आपको रेजांगला में हुआ था। अब आइए सबसे पहले रेजांगला की लोकेशन को भी आप चेक कर लीजिए कहाँ पर है। तो देखिए रेजांगला को मैंने लाल रंग से गोला किया हुआ है, आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन को, ये लद्दाख में स्थित है। आप देख लीजिए जाराला, चांगला और उसके ऊपर रेजांगला है जो कि चुशुल वैली के आस-पास आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये न्यूज़ में क्यों आ गया है? तो मैंने आपको बताया कि 1962 में ये जंग हुआ था जब भारत और चाइना लड़ रहे थे तब। अब ये जो 120 लोग थे यानी कि ये यहाँ पर 120 सोल्जर हुआ करते थे इंडियन आर्मी के जो 13वां कुमाऊँ रेजिमेंट के थे, जिन्होंने ब्रूटल सिचुएशन में यानी खराब से खराब हालत क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बिल्कुल ऑड कंडीशन होता है। वहाँ पर 120 सोल्जर जिसको कि लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, इनको परमवीर चक्र भी दिया गया। तो वहाँ पर इन्होंने चाइना के 1300 चाइनीज़ सोल्जर को मार गिराया था और ये लोग कितने थे? तो ये लोग 120 थे। इसीलिए ये जो है न्यूज़ सामने आ चुका है और जो फ़िल्म बन रही है वो भारत के जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 800 डिफेंस थिएटर्स में ये रिलीज़ होने वाला मूवी है। तो इसको याद कर लीजिएगा जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स आपको बताएँ। और ये जो आप देख रहे हैं रेजांगला, ये 16,000 फीट की ऊँचाई पर है। तो शैतान सिंह का नाम याद कर लीजिएगा और यहाँ पर भारत के जो 114 सैनिक थे, वो भी मारे गए थे। लेकिन इन्होंने 1300 चाइनीज़ सोल्जर को मार गिराया था। तो 120 और 1400 आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आँकड़ों का डिफ़रेंस है। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफ़ेयर पे जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 13वां जो इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्ट है, इसको इनॉग्रेट कहाँ पर किया गया है? तो इसको इनॉग्रेट किया गया है गैंगटॉक, सिक्किम में। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफ़ेयर पे जहाँ पर मुंबई होस्ट करने वाला है 10वां ग्लोबल इकोनॉमिक समिट और वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो। अब इस वर्ष की थीम क्या है? तो एक्सेलरेटिंग ग्लोबल ट्रेड, फोस्टरिंग पार्टनरशिप, कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस है। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर इंडिया होस्ट करने वाला है तीसरा चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025। अब डिफेंस डायलॉग है तो इसको होस्ट करने वाली मिनिस्ट्री कौन-सी हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वहीं यहाँ का थीम क्या है? तो सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत इस वर्ष की थीम है। आइए अब जानते हैं अगले करंट अफेयर की ओर जहाँ पर पीएम मोदी ने अपलॉड किया है। क्यों अपलॉड किया है? क्यों तारीफ़ किया गया है? तो इंडिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ है जहाँ पर भारत ने 10 मेडल जीत लिए हैं। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में जहाँ पर जो कि आयोजित किया जा रहा था ढाका के अंतर्गत भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं जिसमें से कि टोटल 6 गोल्ड मेडल हैं। यही आपसे सीधा सवाल बनेगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर और आखिरी करंट अफेयर पे जहाँ पर सिनर ने जीत लिया है
एटीपी फाइनल टाइटल को और किसको हराकर जीता है? तो अल्कराज को हराकर जीत लिया है। जेनिक सिनर कहाँ के हैं? तो इटली के रहने वाले हैं और जो कार्लोस अल्कराज हैं, वो कहाँ के हैं? तो वो स्पेन के हैं। ये भी सवाल आपसे पीछे पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके 19 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता था। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डेली करंट अफेयर्स शो को देख सकते हैं ताकि आने वाले परीक्षाओं के लिए आप तैयार रह सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।